ये बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। ज़्यादा जो एनालिसिस रहेगा वो इंडियन ऑयल का ही रहेगा। वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड और बोनस शेयर्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुँचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। देखिए, वैसे तो इंडियन ऑयल पर काफ़ी सारी अपडेट्स रहती हैं जो मैं शेयर आपके साथ रेगुलर करता हूं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ डीप एनालिसिस है या फिर कुछ एक बिजनेस के बारे में कुछ नई चीज़ें हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं जो इस वीडियो में आपके साथ स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑयल कंजम्पशन ट्रेंड क्या है। अगर ऑयल कंजप्शन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग ट्रेंड देख पा रहे हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तक जो ये CAGR है, ये जो ट्रेंड रहा है ऑयल कंजम्पशन होता नज़र आया है वो यहाँ पर इन एवरी ईयर हमें बढ़ता नज़र आ रहा है। लगभग समझे तो कि अगर 17 में बात करें तो 195 था और अब बात करें तो 239 तक पहुँचता नज़र आया है। वहीं पर अगर हम कंपनी की रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1970 में जहां कंपनी की 7 MMT कैपेसिटी थी, आज 2024 तक 81 तक कैपेसिटी रिफाइनिंग की कंपनी की बनती हमें नज़र आई है। अगर हम पाइपलाइन नेटवर्क की बात करें तो 1970 में जहां 2 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क था, 2024 तक 20 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क हमें होता नजर आ रहा है। यानी कि एक ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं कि किलोमीटर्स के हिसाब से एक अच्छी ग्रोथ 10x होता, MMT जो है 11.6x होता नजर आ रहा है। साथ बार अगर आप देखेंगे तो आपको पता है इंडियन ऑयल एक महारत्ना कंपनी है। IOC इंडियन ऑयल रैंक करती 94 नंबर पर इन फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 कंपनीज में नजर आई है और कंट्रीब्यूट करती एक्सचेकर में, जहां पर US की बात करें तो 29 बिलियन तक कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर नजर आया है। और फॉर्च्यून में भी काफ़ी बड़ी रैंकिंग यहाँ पर 500 में से 93 रैंक देखने के लिए 4 मिल रहा है इंडियन ऑयल का। इसके साथ अगर बात करें तो कंपनी, जैसे कि हमने US की बात करी तो 1970 में आप लोग देख सकते हैं USD यहाँ पर कितना बिलियन में यहाँ पर US डॉलर में देखने के लिए मिल रहा है और 2024 तक 104.6 बिलियन तक यहाँ पर जो है डॉलर्स में पहुँचता नजर आया है, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट हमें यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए मिल रही है। और मूडीज की रेटिंग की बात कर ले तो मूडीज की रेटिंग में भी Baa3 और फिच की रेटिंग की बात कर लें तो BBB की रेटिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और इसके अलावा ब्लूमबर्ग की बात करें तो ब्लूमबर्ग भी NEF रैंक करते 2023 में पहले नंबर पर आए हैं। इंडियन ऑयल की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा कंपनी ने इन एवरी ईयर एक अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर होती नजर आई है। इसके अलावा मेन पॉइंट समझे तो लीडर कौन है मार्केट शेयर में। अगर रिफाइनरीज की बात की जाए तो देखिए रिलायंस, HPCL, BPCL, नायरा, ONGC और यहाँ पर इंडियन ऑयल 31% का एक लीड करती फिगर नज़र आ रही है। वहीं पर अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे या फिर जो है थ्रू आउट की बात करेंगे रिफाइनरी की, और अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे और मेजर प्लान एक्सपेंशन भी हैं कंपनी के, जहां पर कंपनी अपनी रिफाइनिंग की कैपेसिटी को डबल या फिर उससे ज़्यादा जो फिलहाल है उसके ज़्यादा वृद्धि ग्रोथ करने के लिए तैयार बैठी है। और उसमें आप देख सकते हैं कंपनी के मेजर प्लान जो हैं CPCL यानी कि नई रिफाइनरी 9 MMTPA की बात, पानीपत रिफाइनरी को 15 से 25 MMTPA पर लेके जाना, गुजरात रिफाइनरी को 13.7 से 18 MMTPA लेके जाना, और अगर बात करें बारूनी रिफाइनरी की तो 6 से 9 MMTPA पर लेकर के जाना यहाँ पर कंपनी का मेजर प्लान एक्सपेंशन में नजर आ रहा है। अगर हम बात कर लें कंपनी किन किन प्लेसेस पर फैली हुई है तो पानीपत, मथुरा, कोयली और पारादीप, बारूनी, हल्दिया, गुवाहाटी और इसके अलावा भी यहाँ पर डिगबोई, काफ़ी जगह पर यहाँ पर कंपनी की कैपेसिटी अच्छी बनी हुई है 17.30 के साथ। ऑप्सस डायरीज की भी 10.5 MMT यहाँ पर कैपेसिटी देखने के लिए मिली और कंपनी का अच्छा बिजनेस देश में देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज भी बनी हुई हैं। जबकि अगर एक और अपडेट बात करूँ जिसकी मैंने KSA की बात करी तो कंपनी ने रूरल थ्रस्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, जहाँ पर 12,197 नए किसान सेवा केंद्र भी खोले हुए हैं।
वहीं पर अगर प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो कंटिन्यू यहाँ पर सर्वो की एक अच्छी सेल्स ब्रांड की XP95, XP100 फॉर मोटो जीपी इन चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल मिली हुई है और एक अच्छा ग्लोबल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल रहा है। और सर्वो पे भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं, जो बाइक में जो हैं डीजल वगैरह या फिर जो सर्विस होती है ना, LPG की बात करें तो सिलेंडर में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। इंडियन तत्काल सेवा, इंडियन फैमिली कनेक्ट और 2 किलो का सिलेंडर इनका जो मुन्ना जिसका नाम रखा हुआ है, छोटू 5 किलो का सिलेंडर। तो यहाँ पर ग्रीन इनिवेटिव्स पे भी कंपनी का काफ़ी बड़ा फोकस है, जहाँ पर कंपनी लॉन्च करती E100 यानी कि रेवोल्यूशनरी के लिए जो ग्रीन फ्यूल प्रोड्यूस करती इंडियन ऑयल नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छी सिनेरियो जो है हमें यहाँ पर इंडियन ऑयल पर देखने के लिए मिल रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर हम कंपनी के रिटेल आउटलेट्स की ही बात कर लें तो 37,472 रिटेल आउटलेट्स की बात कही जा रही है। अगर कस्टमर टच की बात कर लें तो 61,000 के करीब कस्टमर का टच बल्क कंज्यूमर पंप्स देखने के लिए मिल रहे हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो 12,880 वो हैं। एसएको LDO डीलरशिप की बात करें तो 3800 से प्लस वो हैं। अदर में भी 353 फैले हुए हैं, यानी कि एक अच्छी प्रेजेंस इंडिया में और मल्टी कंज्यूमर टच पॉइंट्स देखने के लिए इंडियन ऑयल द्वारा हमें मिल रहे हैं, जहां पर कंपनी के LPG बॉटलिंग प्लांट्स, टर्मिनल, डिपोट्स, फ्यूल स्टेशन भी काफ़ी। इसके अलावा मेन मज़े की बात यह है कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाती इंडिया की बसेस में नज़र आई है इंडियन ऑयल। CBG प्लांट लगाती, यहाँ पर बेस बनाती गोरखपुर में नज़र आई है कंपनी। और सोलर कुकिंग के सॉल्यूशंस भी कंपनी यहाँ पर करती नज़र आई है। हम आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोजेक्ट्स की जो चल रहे हैं कंटिन्यूसली उनकी कोस्ट की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर उस प्रोजेक्ट की कोस्ट की बात करें तो पानीपत रिफाइनरी पर 15 से जो 25 करना है तो 38,231 करोड़ का एस्टिमेट जो है करोड़ का प्रोजेक्ट है। गुजरात रिफाइनरी पे भी 18,936 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, बरौनी रिफाइनरी पर भी 14,810 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। वहीं पर और काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हमें इन एस्टिमेट कोस्ट यहाँ पर बताई गई, लगभग देखा जाए तो काफ़ी बड़ी अमाउंट हो चली। वहीं पर नो डाउट कंपनी ने यहाँ पर ऑटो फ्यूल, बंकरिंग, लुब्रिकेंट्स, ब्यूटुमेन बिजनेस पर भी बड़ा फोकस किया है। 211 कंपनी के रिटेल आउटलेट्स की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं पर 235 सर्व शॉप्स की बात भी कही जा रही है। ल्यूब ब्लेंडिंग, मार्केटिंग ऑफ लुब्रिकेंट बेस्ड ऑयल में भी यहाँ पर कंपनी का एक बड़ा कदम हमें देखने के लिए मिल रहा है। और 37,000 किलोमीटर की स्टोरेज टर्मिनल भी कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है। 100% स्टेक यहाँ पर इंडियन ऑयल मेटेरियल्स लिमिटेड में देखने के लिए मिल रहा है। लंका में भी 75, श्रीलंका में भी 75.12% का स्टेक है इनमें IOC PLC का, और मिडल ईस्ट में भी 100% का स्टेक कंपनी का बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट्स फिलहाल हमें इंडियन ऑयल में और एक अच्छा बिजनेस रन करती कंपनी नजर आ रही है। और नो डाउट कंपनी यहाँ पर ग्रीन एनर्जी पर भी, यानी कि ग्रीन एनर्जी में सबसे पहला पॉइंट रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पर कंपनी की करंट पोर्टफोलियो 2024 तक 243 मेगावाट की बताई जा रही है। उसके अलावा समझ ले तो कंपनी ने अभी तक 3598 EV चार्जिंग स्टेशंस कमीशन कर चुकी है। और यहां पर कंपनी का टारगेट है 10,000 नए EV स्टेशंस का, यानी कि 3600 के करीब तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। 15 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस पर भी कंपनी काम करती, कमीशन करती नजर आ रही है। इंडियन ऑयल 10 KTP ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रो बेस्ड फैसिलिटी लगाता पानीपत रिफाइनरी में नजर आया। फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस इन इंडिया में नजर आया। कोलैबोरेशन की बात कर ले तो कंपनी ने ग्रीन एनर्जी के लिए काफी बड़े कोलैब किए हैं। L&T के साथ कोलैब हुआ है, प्राज इंडस्ट्री के साथ कोलैब हुआ है, AI एयर बैटरी, पैनासोनिक लॉयन बैटरी, NTPC ग्रीन एनर्जी, GPS रिन्यूएबल के साथ, JV एंड सन मोबिलिटी के साथ, JV एंड एवर एनवायरो रिसोर्स के साथ, और प्राज इंडस्ट्री के साथ बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर, ग्रीन एनर्जी पर फोकस करती हमें कंपनी नज़र आ रही है। ये आगे चल करके जो समय है वो इन्हीं चीज़ों का है, तो कंपनी का अब भी फोकस इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। और वहीं पर क्रूड ब्रांड की बात कर लें तो 70 से नीचे ही बने हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पर एक और अपडेट आई है, भारत रूस ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत रूस के आगे चीन, पाकिस्तान फेल
और 10 महीने की हाई पर क्रूड ऑयल का आयात होता भारत के रूस के साथ ये बिजनेस जो है बढ़ता नजर आया है। और फिर एक और मजेदार, देखिए इस अपडेट को अगर मैं बहुत लंबा खींचना चाहूँ तो और भी लंबा कर सकते थे, लेकिन इतना ही पॉइंट काफी है कि भारत रूस से आगे, चीन पाकिस्तान फेल, 10 महीने की हाई पर क्रूड ऑयल का आयात, यानी कि पिछले 10 महीने में क्रूड का जो खरीदा है भारत सबसे ज्यादा अविक्रेता बना, और भारत अविक्रेता जो है यहाँ पर रशिया रूस बनता नजर आया, क्योंकि जो बेचने वाला है रूस है और खरीदने वाला भारत है। और 10 महीने तक इतना नहीं खरीदा गया जितना इस बार देखने के लिए मिला। और तो और पेट्रोल की मांग भी लगातार दूसरे महीने बढ़ती नजर आ रही है, 9% की तेजी। अगर वैश्विक रिपोर्ट समझें तो भारत में गर्मियों में यात्रा बढ़ने से पेट्रोल की खपत में दूसरे महीने भी वृद्धि हुई है, जो कि 18.77% बढ़कर 37 लाख टन हो गई, जो पिछले साल 34.34 लाख टन थी। डीजल की बिक्री भी 2% बढ़कर नजर आ रही है, और आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में डीजल खपत भी 4% बढ़कर 82.3 लाख टन रही थी। सो समझा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो है सिनेरियो पिछले 2 महीनों से बढ़ता नजर आ रहा है, और डीजल भी और पेट्रोल भी, जिनका फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज्यादा होता नजर आ सकता है, क्योंकि पेट्रोल और सिलेंडर इन दोनों के दाम वही चल रहे हैं, कम तो हुए नहीं। लेकिन कम क्या हुआ है? कच्चा तेल। कच्चा तेल कम हुआ है तो इंडियन ऑयल उस कच्चे तेल को कम रेट में खरीदेगी, और मुनाफा कंपनियां उतना ही कमा पा रही हैं। वो भी आगे मैंने अलग अलग एक अपडेट इसके रिलेटेड ही शेयर करने के लिए अलग से निकाली, जैसे कि अलारा कैपिटल को यह उम्मीद है कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बीच अपने ऊर्जा क्षेत्र के लक्ष्य को वित्त पोषित करने के लिए ऐतिहासिक विपणन व्यवस्था से अधिक ऋण की अनुमति देंगी। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें अगली लाइन को भी पढ़ना पड़ेगा कि कच्चे तेल की कीमतें जो हैं, अभी देखिए Q1 के 25-26 के रिजल्ट्स आएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $65 प्रति लीटर बढ़ गई है जो कच्चे तेल का दाम है। और Q4 के स्तर के पैमाने पर देखें तो 10 प्रति लीटर गिरावट आई है, जो कि 75 के करीब थे। पेट्रोल और डीजल पर हाल ही में ₹2 प्रति लीटर का शुल्क वृद्धि के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बाजार और डीजल सकल बाजार में लगभग ₹3.5 प्रति लीटर का सुधार हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कमजोरी की वजह से कंपनियों को पेट्रोल डीजल पर एक अच्छा मुनाफा होता नजर आ रहा है। इस चीज को समझने के लिए अगली न्यूज भी काफी अच्छी रहेगी। अब मोतीलाल ओसवाल ने भी पहली तिमाही की आय में अनाज अंडर रिकवरी में कमी की संभावना बताई, और हाल ही में घरेलू अनाज की जो कीमत है ₹50 प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी हुई, और क्षेत्र की मांग में कमी के कारण प्रोपेन की बिक्री में भी गिरावट से अधिक लाभ प्रदान करती है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए रूस से कच्चे तेल का अनुपात वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में फिर से बढ़ने की उम्मीद है, और वो चीज़ हमें देखने के लिए मिल भी रही है, जिससे सकल रिफाइनिंग मार्जिन को, जो कि इंडियन ऑयल कंपनी के रिफाइनिंग मार्जिन हैं सकल, वो यहाँ पर उनको सपोर्ट मिलेगा। और इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जो आय है, जो इनकम है, वो उसमें गति होगी और मजबूत बनी हुई है। तो ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। सो ऑल ओवर समझा जाए तो एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन अगर इसको भी थोड़ा सा डीप समझे, देखिए कच्चे तेल की कीमतों में जब गिरावट होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लाभ होता है, क्योंकि कच्चे माल की लागत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उनके लाभ मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? अगर सरकार ईंधन के दाम कम रखने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव डालती है तो जिसके उनकी आय भी कम हो सकती है। तो ये एक पॉइंट को आपको साथ लेकर के चलना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अच्छा बेनिफिट ले रही हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम एज इट इज चल रहे हैं वही जो पहले थे, लगभग कोई बहुत बड़ा कम रेट नहीं किया गया, और उल्टा सिलेंडर के दाम ₹50 बढ़ा दिए गए, जिससे इन कंपनियों पे मार्जिन बढ़ता। तो इंडियन समूह की कंपनी यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अपने हिरक जयंती वर्ष के अवसर पर पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए जो दुकानें हैं स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा है। मंगलवार को यह जानकारी मिलती नजर आई, जो शहर के निकट स्थित अपनी रिफाइनरियों में ईंधन का उत्पाद कर रही है। नए इस उद्देश्य के लिए पूंजी विस्तार के रूप में 400 करोड़ रुपए भी निर्धारित किए गए। तो यहाँ पर एक रणनीतिक विकास पथ पर आगे बढ़ते यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि 20 साल पहले भी CPSL कंपनी का एक स्टैंड लोन आउटलेट था। हम बात यहाँ पर इंडियन ऑयल की भी कर रहे हैं, समझते हैं वो कैसे। तो उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और कुछ हिरक जयंती दुकानें स्थापित करने में तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, और पेट्रोल डीजल बेचने वाली खुदरा दुकानों की भी बात कही। अब सवाल यह है कि इंडियन ऑयल का इसमें क्या अहम भूमिका है। तो देखिए, CPCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में से एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है। IOCL के पास CPCL के करीब 52% के करीब शेयर्स हैं।
तो आधे से ज्यादा की होल्डिंग इंडियन ऑयल की CPCL में बनी हुई। फिर यहाँ पर चेन्नई पेट्रोलियम खुदरा ईडन आउटलेट स्थापित करेगी, जहां पर 400 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता, यानी कि 400 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। और यहाँ पर दुकानों की संख्या के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन समारोह के दौरान, हीरक जयंती समारोह के दौरान कंपनी खुदरा दुकानों का पहला दौर शुरू करने की स्थिति, और खुदरा दुकानों पर पेट्रोल डीजल भी बेचा जाएगा। और मंत्रालय यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से खुदरा दुकानें खोलने की या स्थापित करने की मंजूरी भी मिल चुकी है और उस दिशा में आगे बढ़ने जा। तो काफी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। और इसी बीच में कहना है कि 2-3 वर्षों की अवधि में लगभग 400 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है, यानी कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और अगर बाजार से उत्साह मिलता है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर बाजार यहां पर रिस्पॉन्स करता है दुकानें खोलने के बाद अच्छा, तो आउटलेट की जो स्थापना है वो बहुत तेजी और बड़ी मात्रा में, ये 400 करोड़ एक अमाउंट बता दी गई है, आने वाला 2-3 साल बता दिए गए हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो बड़ी मात्रा में होगी और बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एनालिसिस हैं IDBI कैपिटल के, ब्रिजेश LMS ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और रैली गियर ब्रोकिंग के जीत मिश्रा एनडीटी प्रॉफिट के साथ जो कि है अपने विचार साझा करते नजर आए हैं। इंडियन ऑयल की बात कर ले तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर कुछ बढ़ते नजर आए और सौरभ जैन सजेशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल पर कि गुड, अच्छा है स्टॉक, होल्ड करिए फॉर शॉर्ट टर्म गेन। और वैल्यूएशंस भी स्टॉक की यहाँ पर लो है, जो कि मैं रेगुलर आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ अकॉर्डिंग टू PE रेशो कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक फिलहाल महंगा नहीं देखने के लिए मिल रहा, वो वही चीज इनके द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर इंडियन ऑयल दिसंबर तक अपनी पानीपत गुजरात रिफाइनरी का जो विस्तार है वो पूरा कर लेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने मंडे को कहा कि तेल विपणन कंपनियां वित्त वर्ष 26 में लगभग $4 बिलियन का पूंजीगत व्यय करने की योजना बना रही है। बहुत बड़ी अमाउंट की बात जो है यहाँ पर करी जा रही है। जो वित्त वर्ष 25 में जो पूंजीगत व्यय था, जो निवेश था या पूंजीगत व्यय था, वो $3.71 बिलियन या कहें कि 31,000 करोड़ से अधिक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर निवेशकों के समक्ष जो प्रस्तुतिकरण IOCL ने यह भी कहा है कि उसका लक्ष्य दिसंबर 2 प्रमुख रिफाइनरियां हैं उसको विस्तार परियोजनाओं को चालू करना है, जिसमें पानीपत रिफाइनरी में 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता विस्तार और संबंध परियोजनाएं शामिल है। तो कहने का मीन एक नई चीज जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जहां पर विस्तार किया जा रहा है क्षमता का। और हरियाणा के पानीपत में भी जो रिफाइनरी है जिसको 2021 में मंजूरी मिली थी, जिसे इसकी 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता बढ़ाकर 25 MTPA हो जाएगी। और अगर कुल स्वीकृत की लागत की बात करें तो $4.5 बिलियन। पानीपत में भी परियोजना का लगभग 84% तो पूरा हो चुका है, जो ओडिशा के पारादीप के साथ साथ IOCL की सबसे बड़ी परियोजना है। सो पारादीप रिफाइनरी में भी पैराजाइलिन यानी कि PXA और शुद्ध टेरिफेटिक एसिड यानी कि PTA संयंत्र भी स्थापित करने की चल रही परियोजना अप्रैल 2026 तक पूरी होने वाली है, जिसकी कुल लागत $1.63 बिलियन है। लगभग 89% काम पूरा हो चुका है। दैट मीन कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूसली इन चीजों पर की जा रही है और ये जो प्रोजेक्ट हैं शुरू होने का भी समय बताया जा रहा है लगभग। मुद्रा बंदरगाह से पानीपत रिफाइनरी तक जो कच्चे तेल को ले जाने वाली एक नई पाइपलाइन भी दिसंबर तक पूरी होने वाली है। और गुजरात के वडोदरा में भी रिफाइनरी में IOCL की पेट्रोकेमिकल और ल्यूब एकीकरण परियोजना भी दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 80% से अधिक पूर्ण हो चुकी इस परियोजना में क्षमता को जो वर्तमान है वो 13.7 MTPA से बढ़ाकर 18 MTPA करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी कुल लागत $2.23 बिलियन है। दैट मीन एक कुल मिलाकर के अगर सारे को जोड़े तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे सामने आ रही है, जो यहाँ पर धीरे धीरे की जा रही है। और तो और यहाँ पर समझें तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाती है तो उसका मतलब काफी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए जब कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है तो उससे कंपनी का काम ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा बढ़ने के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों में ही फर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत मैटर करते हैं और फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी मैटर करते हैं। इसके अलावा देखें तो IOCL ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 26 के पूंजीगत व्यय का लगभग 50% तो रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं के लिए निर्धारित है, जैसे कि विपणन, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन का स्थान है। जो बाकी राशि बचेगी उसको उद्यमों और गैस में इक्विटी निवेश के लिए जाएगी।
केयर एज की भी रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 25 के पहले जो 9 महीनों में कंपनी ने 28,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय अनुमानित है। सो अगले 2 से 3 वर्षों में इसमें किस स्तर पर प्रति वर्ष 30-35,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होने की उम्मीद है। केयर एज की रिपोर्ट में ऐसा कहना है। सो काफी अच्छी अपडेट इंडियन ऑयल में हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर जल्दी से काम कंप्लीट होता है, जो भी डेट्स दी हुई हैं उस पर काम शुरू होता है, तो आगे चल के इंडियन ऑयल पर एक अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, देश की स्थितियां बहुत मैटर करती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत डिपेंड करते हैं, मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, सारी ही चीजें जो है देख के ही चलनी पड़ती हैं। तो आईबीए के साथ एक बड़ी कोलैबोरेशन होती नजर आई इंडियन ऑयल की, जहां पर डेवलप किया जाएगा बायो एनर्जी, बायो हाइड्रोजन सेक्टर। तो भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि उसने जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक बयान में कहा गया है कि सहयोग का उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच तालमेल के आधार पर जैव ऊर्जा क्षेत्र का विकास और विस्तार करना है। सहयोग में IOCL और IBA दोनों संस्थाएं आपसी पहल का सपोर्ट करती हैं और एक ज्ञान केंद्र भी बनाए जाएंगे और भारत में जैव ईंधन उद्योग को विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल जैसे संस्थान भी आवंटित करेंगे। मतलब कि फ्यूचर यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए मिल सकती हैं। दोनों पक्ष ज्ञान केंद्र विकसित करने के लिए विधायकों, व्यापार अधिकारियों, उद्योग जगत के लोगों और थिंक टैंकों के साथ सक्रिय रूप से बात भी करेंगे। एक पॉइंट और समझे तो IBA जो है यहाँ पर पहले से ही कई मंत्रालयों के साथ मिलकर बायोगैस, बायो CNG, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को सपोर्ट देने वाले नियम बनाने के लिए काम कर रहा है। सो बायोगैस विकास को गति देने के लिए यह साझेदारी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को सुगम भी बनाएगी और IOCL और IBA जैव ईंधन की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन तैयार करने और प्रस्तावित करने के लिए काम भी करेंगे। सो IBA के अध्यक्ष गौरव केडिया ने यह चीजें बताई हैं। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम के रूप में इंडियन ऑयल ने अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद इकाई स्थापित करने के लिए हाइड्रोजन की स्तरीय लागत को अंतिम रूप दिया है और परियोजना इंडियन ऑयल के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पहल होगी और दिसंबर 2027 तक चालू होने के लिए तैयार ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी परिचालन में जो जीवाश्म व्युत्पन्न हाइड्रोजन है उसकी जगह लेंगे और कार्बन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती नजर आएगी और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अब चालू हो गया है और बहुत अच्छी बोलियां भी मिल रही हैं और निविदाएं और मूल्यांकन किया जा रहा है और 1-2 महीने के भीतर काम में सक्षम होंगे और 2 साल के भीतर पानीपत हरियाणा में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो जाएगा। सो भारत का उद्देश्य है हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ कार्बन तटस्थ भविष्य में योगदान देना और ऐतिहासिक परियोजना के साथ इंडियन ऑयल देश की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में अपने नेतृत्व को और मजबूत करेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है जहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तक इन्वेस्टमेंट का कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पहले एक अपडेट आया था, मैंने तब यहाँ पर किया था, एक 2400 करोड़ वाला था, एक 1200 करोड़ वाला था। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपए कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया। CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है, और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदने की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। अब सो आपको ये सब इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से मतलब सूचित कर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने AGM में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के
उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144 और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपये होगा, 65। और अगर इस तरह को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपये होगा HPCL के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो एक महीने में 60% की तेजी। अब कंपनी ने दिया एक पर एक बोनस शेयर का तोहफा। तो भारतीय कंपनी है जो एनर्जी और बिजली के कामों में जुड़े बिजनेस को करती है। कंपनी विभिन्न प्रकार के तारों और केबलों को बनाती है और कंपनी 1986 में जयपुर राजस्थान में स्थापित हुई थी और अब यह भारत और विदेशों में अपनी उत्पादों की सप्लाई भी करती है। डायनामिक केबल्स ने किया बोनस शेयर का ऐलान। शेयर धारकों को मिलेगा 1.1 बोनस, यानी कि डायनामिक केबल्स लिमिटेड जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, अपने शेयर धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 1 बोनस देने का शेयर ऐलान किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में यह फैसला लिया गया। बोनस शेयर इशू कंपनी अपने हर मौजूदा एक शेयर पर एक शेयर फ्री में देती यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि जिसके पास 100 शेयर हैं उनको 100 और मुफ्त मिलेंगे। यह बोनस शेयर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व से जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। बोनस शेयर क्रेडिट कंपनी का लक्ष्य है कि 29 जुलाई 2025 तक बोनस शेयर धारकों के डीमेट अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। शेयर कैपिटल में भी इजाफा होगा और इस फैसले के तहत कंपनी ने अपनी अधिकतर पूंजी को भी 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे भविष्य में भी शेयर धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए पूंजी जुटाई जा सके। मौजूदा और नए शेयरों का ब्यौरा। बोनस से पहले शेयर पूंजी 24.22 करोड़, बोनस के बाद शेयर पूंजी 48.45 करोड़, यानी कि 4.84 करोड़ शेयर और पहले 2.42 करोड़ शेयर हो जाएंगे। और वहीं पर पिछले एक महीने में 59% भागा है ये स्टॉक और पिछले एक साल में 64% के करीब रिटर्न रहे हैं शेयर डायनामिक केबल्स लिमिटेड में। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। FI, DI दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग भी कहीं ना कहीं बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का भी एक जंप देखने के लिए मिल रहा है और पब्लिक ने भी काफी अच्छा